लोग we will focus on the stabilizing forces present in the protein. Okay, that includes covalent bonds or weak interactions and weak interactions, non-covalent interactions, both of them. Okay, so first of all, the covalent backbone of मैं इस टेक्स्ट को नोट को I'll read it line by line और पॉइंट वाइज आपको एक्सप्लेन कर दूंगा हर पॉइंट. The covalent backbone of typical protein contains hundreds of individual bonds. ठीक है, बहुत सारा इंडिविजुअल बॉन्ड्स है. कार्बन हाइड्रोजन के बीच में, कार्बन ऑक्सीजन के बीच में डबल बॉन्ड. अब डबल बॉन्ड और सिंगल बॉन्ड में क्या अंतर होता है? डबल बॉन्ड के अराउंड रेस्ट्रिक्शन जो है नहीं होता है, मूवमेंट नहीं हो सकता है, और सिंगल बॉन्ड जो है उसके अराउंड मूवमेंट हो सकता है. ओके, डबल बॉन्ड इज रिजिड. तो सिंगल बॉन्ड जितने भी हैं वो रोटेट कर सकते हैं. बिकॉज ऑफ फ्री रोटेशन इज पॉसिबल अराउंड मेनी ऑफ दीज बॉन्ड्स, the protein can assume an unlimited number of conformations. Conformations कहते हैं the spatial arrangement of its individual atoms of this protein molecule. Suppose this is a protein molecule. So there is a spatial arrangement of different atoms are occupying different spaces, different positions in this structure of this chymotrypsin protein enzyme. Okay, so this is a three-dimensional structure of this protein. Okay, in this what you can assume that there will be a core three-dimensionally. If you think this is a spherical type of thing, okay, there will be a core inside, there will be a core. Okay, और core है और उसके ऊपर एक्सपोज ये सब स्पेसेस, अदर अमाइनो एसिड रेसिड्यूज है. कोर में कौन चले गए? हाइड्रोफोबिक अमाइनो एसिड्स, जिसका आर जो है ग्रुप बल्कि है. ओके, और पोलर चार्ज्ड वंस दे ऑक्युपाई मोस्ट ऑफ देम ऑक्युपाई at the spaces, outer spaces, okay, where they interact with the water, because all of these proteins are present in the aqueous solution. कोई ड्राई फॉर्म में तो बॉडी में नहीं है इन द लिविंग सिस्टम. ओके, सब क्या है? साइटोप्लाज्म में भी वाटर है. ओके, ब्लड में भी वाटर कंटेंट है. तो सब किस में प्रेजेंट है? आपका एक्वस मीडियम में. ओके, और इन द एक्वस मीडियम यू नो दैट वाटर में हाइड्रोजन बॉन्ड्स होते हैं. हाइड्रोजन बॉन्ड्स का नाम सुने आप लोग? Yes, sir. You know hydrogen bond? What is hydrogen bond? ऑक्सीजन नाइट्रोजन ये सब से जुड़ा हुआ रहता है. Yes, this is a partial sharing of, not the sharing, you cannot say, the partial charge develops between. What happened is the highly electronegative atoms are oxygen and nitrogen. That means these are electronegative, means they will pull the electrons towards them. So if this H is, आगे फिगर में दिखाएंगे, this H is part of another water molecule. Okay, तो हो गया H2O. सपोज ये ऐसा है, ये N किस लिए लिखे? नाइट्रोजन के लिए. ओके, इसको मिटा दो फिलहाल के लिए. वाटर का कंसीडर कर रहे हैं तो इसमें सेकेंड वाटर मॉलिक्यूल ड्रॉ एंड हाइड्रोजन होता ये है
कि ये ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, ऑक्सीजन हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव, सो इट पुल्स द इलेक्ट्रॉन फ्रॉम दिस हाइड्रोजन। तो इस पर एक पार्शियल नेगेटिव चार्ज डेवलप हो गया और हाइड्रोजन के ऊपर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज। ओके, इसी तरह यहाँ भी पार्शियल पॉजिटिव चार्ज, और यहाँ भी है बगल वाले वाटर मॉलिक्यूल के ऑक्सीजन पर भी पार्शियल नेगेटिव चार्ज। सो ये हाइड्रोजन और पार्शियल नेगेटिव चार्ज बगल बगल जो कोवेलेंटली लिंक्ड नहीं है, इसके बीच में देयर विल बी एन अट्रैक्शन। ओके, and this attraction is called hydrogen bond. Okay, because of the attraction of hydrogen towards an highly electronegative atom like oxygen and nitrogen. तो वाटर एक ऐसा, इसीलिए यूनिवर्सल सॉल्वेंट है वाटर। वाटर जो लिक्विड है, इसमें दुनिया में कोई भी ऐसा लिक्विड नहीं है वाटर के अलावा जिसमें इतना ज्यादा हाइड्रोजन बॉन्ड्स हो जितना वाटर में होता है। ओके, तो वाटर तो पूरा वाटर मॉलिक्यूल से, तो हर वाटर मॉलिक्यूल में दो वाटर मॉलिक्यूल के बीच में हाइड्रोजन बॉन्ड है। ओके, तो इस हाइड्रोजन बॉन्ड की वजह से वाटर में मैक्सिमम नंबर ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड्स है। किसमें? प्योर वाटर में। एज यू ऐड इम्प्योरिटीज टू इट, वाटर में, द नंबर ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड्स विल डिक्रीज। ठीक है, तो साइटोप्लाज्म को आप क्या कंसीडर कर सकते हो? इम्प्योर वाटर की नहीं। फॉरगेट अबाउट लिविंग सिस्टम एंड दिस। Chemically you can consider cytoplasm as a impure water. It's not a pure 100% water थोड़ी है वो। Okay, yes कि no? Yes, sir. Okay, so तो साइटोप्लाज्म में प्रोटीन है, तो क्या होगा? वाटर में जो पहले से प्योर फॉर्म में रहता जो हाइड्रोजन बॉन्ड, मैक्सिमम नंबर ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड्स, एंड दैट इज थर्मोडायनेमिकली फेवरेबल, कि मैक्सिमम नंबर ऑफ ये इंटरेक्शंस हो। ओके, एंड दैट बिकॉज दैट विल बी मोर स्टेबल। तो एज, तो प्रोटीन की प्रेजेंस की वजह से पहले वाटर में जो हाइड्रोजन बॉन्ड्स था दैट विल बी डिसरप्टेड नाउ। ओके, तो अब ये डिसरप्ट हुआ तो नया हाइड्रोजन बॉन्ड का फॉर्मेशन होगा। तो हाइड्रोजन, और यही एटम्स प्रोटीन्स में भी मौजूद है। प्रोटीन के अंदर भी हाइड्रोजन है, ऑक्सीजन है, नाइट्रोजन है। ओके, तो हाइड्रोजन प्रोटीन्स के अंदर भी हाइड्रोजन बॉन्ड्स बनेंगे। ओके, ठीक है, तो ये आगे देखेंगे हम लोग। तो यही कह रहा है कि एक तो कोवेलेंट बैकबोन है जिसका टिपिकल प्रोटीन कंटेन्स हंड्रेड्स ऑफ इंडिविजुअल बॉन्ड्स, and because of the free rotation is possible around many of these bonds. कोवेलेंट बॉन्ड्स का भी जिक्र है। ये 3 डायमेंशन अनलिमिटेड। इलेक्ट्रो यस, बोलिए। सर इलेक्ट्रोस्टैटिक्स बॉन्ड क्या है सर? इलेक्ट्रोस्टैटिक बॉन्ड हुआ आपका, इलेक्ट्रोस्टैटिक Ionic bond. आयनिक बॉन्ड कहते हैं, जैसे इलेक्ट्रोस्टैटिक चार्ज हुआ। ओके, सपोज सोडियम है। ओके, जी सर। ओके, सोडियम का काइनेटिक में आ जाएगा सर, काइनेटिक एनर्जी में। क्या बोल रहे हो? क्या बोल रहे हैं आप? नहीं आवाज आई। ओके, सपोज दिस इज सोडियम। सोडियम का एटॉमिक नंबर है 11। ओके, so to fulfill its Yes, sir. valency, fulfill its electron valency, what sodium needs, क्योंकि वैलेंसी फुलफिल होता है पहला ऑर्बिट में 2 electrons, and in the second orbit again 8 electrons, it fulfills the valency and 8 electrons. Finally outer ring में 8 valency fulfill होना चाहिए। अब you divide it if in this way, तो its first valency will be fulfilled, 2 वाला। ओके, फर्स्ट ऑर्बिट विल बी फुलफिल्ड। अब 8 चाहिए, 8 also will be fulfilled।
8 2 10 हो गया, एक बच गया, तो थर्ड ऑर्बिट में एक इलेक्ट्रॉन है सिर्फ सोडियम को, और इसको चाहिए कितना, एक इलेक्ट्रॉन इज नॉट स्टेबल, अकेला एक इलेक्ट्रॉन रहना। ओके, तो इसको वैलेंसी फुलफिल करने के लिए 8 होना चाहिए था। तब ये अगर वैलेंसी फुलफिल रहेगा किसी एलिमेंट का आउटर वैलेंसी, देन दैट एलिमेंट विल बी केमिकली इनर्ट। ओके, वो कहीं केमिकल रिएक्शन नहीं करेगा। केमिकल रिएक्शन क्यों करता है कोई भी एलिमेंट? अपने वैलेंसी को फुलफिल करने के लिए इलेक्ट्रॉन्स का। ओके, केमिकल रिएक्शन होता है। जैसे CO2 भी बना कोई भी चीज जला के, तो कार्बन का कितना है, 6 है एटॉमिक नंबर, इसका फर्स्ट ऑर्बिट फुलफिल्ड है और सेकेंड ऑर्बिट में 4 इलेक्ट्रॉन है। ओके, तो इसको 4 चाहिए, ये 4 ले भी सकता है और 4 दे भी सकता है, इसलिए बहुत यूनिक है और एटॉमिक नंबर कम है, इसीलिए इतने सारे ऑर्गेनिक कंपाउंड पॉसिबल हुए। ओके, तो 4 दे भी सकता है, 4 ले भी सकता है। तो क्या किया, ये ऑक्सीजन को भी 2 चाहिए, क्योंकि 8 एटॉमिक नंबर है, तो 2 और 6 आ गया। तो यहाँ 8 में से 6 घटा दो, 2 का इसको कमी है, और कार्बन को 4 का कमी है। तो क्या करता है, 2 ऑक्सीजन के साथ ये शेयर कर लिया। ऑक्सीजन इसके पास 4 इलेक्ट्रॉन है और ऑक्सीजन के पास 2 इलेक्ट्रॉन इसको चाहिए, ये 2 अपना इलेक्ट्रॉन कोवेलेंट कार्बन को भी दे दिया, कार्बन को भी 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए, वो भी इसका ले लिया, तो 2 यहाँ से पूरा हो गया। 4 इसको टोटल चाहिए, 2 इलेक्ट्रॉन इसका ले लिया ऑक्सीजन का, ऑक्सीजन को भी 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए, ये 2 इलेक्ट्रॉन कार्बन का ले लिया, दोनों मिलके अपना पूरा वैलेंसी फुलफिल कर लिया। 8 इसका भी पूरा हो गया, इसका भी, इसका भी। नाउ दिस इज स्टेबल, हाईली स्टेबल CO2। तो ये प्रोड्यूस हुआ, तो ये तो केमिकल रिएक्शन है। तो ये क्या हुआ, सोडियम के केस में एक इलेक्ट्रॉन इसके पास आउटर वैलेंसी में बच गया। अब इसको 7 चाहिए, तो 7 इसको मिलेगा पॉसिबल ही नहीं है, कोई देगा ही नहीं 7 इलेक्ट्रॉन। ओके, तो ये लेगा कहाँ से, कोई नहीं देगा। तो ये एक इलेक्ट्रॉन लूज कर देता है। किसके साथ संबंध बनाया, क्लोरीन के साथ। क्लोरीन का कितना है एटॉमिक नंबर, 17, ठीक बोल रहा है, 17 ही है ना? यस सर। यस सर। चेक कर लो, क्लोरीन का 17 है, तो उसका वैलेंसी फुलफिल हुआ। कैसे, फर्स्ट ऑर्बिट में 2, सेकेंड ऑर्बिट में 8 एंड थर्ड ऑर्बिट 8। 7। अब इसको एक इलेक्ट्रॉन चाहिए, कमी पड़ रहा है। ओके, ये 7 तो देगा नहीं अपना, ये एक ले सकता है, तो ये एक यस इसका सर। ले लिया, तो ये एक अपना दे दिया। तो ये एक इलेक्ट्रॉन जब देगा इसको, तो देन इट विल बिकम पॉजिटिवली चार्ज्ड। क्यों, क्योंकि इसके न्यूक्लियस में 11 प्रोटॉन भी है। तो 11 प्रोटॉन होने की वजह से न्यूक्लियस का चार्ज है कितना, 11+। तो इलेक्ट्रॉन भी है 11- होने चाहिए, लेकिन एक ये दे दिया तो 10 ही बचा, तो ये हो गया 1+। ये कंप्लीटली एक इलेक्ट्रॉन डोनेट कर देता है, ये कोवेलेंट नहीं है। ओके, कोवेलेंट में क्या किया, हम दिए नहीं, एक हाथ से तुम भी पकड़े रहो, एक हाथ से हम भी पकड़े रहे, शेयर कर रहा है यहाँ पर। लेकिन इस केस में जहां पर सिर्फ एक ही देने की बात है या 2 देने की बात है, ओके, तो जो आयंस बन सकते हैं, जिनके कुछ ऐसे एलिमेंट्स हैं जो आयनिक फॉर्म में हो सकते हैं, इजीली अपने इलेक्ट्रॉन्स को डोनेट करते हैं। जैसे सोडियम हुआ, कैल्शियम हुआ, मैग्नीशियम है, कॉपर है, आयरन है। ओके, ये सब इलेक्ट्रॉन्स डोनेट कर सकते, चार्ज हो जाएंगे। तो ये अब चार्ज हो गया, एक इलेक्ट्रॉन दे करके पॉजिटिव हो गया, और क्लोरीन जो है एक इलेक्ट्रॉन लेकर के माइनस हो गया। तो जब दोनों आपस में, इसने अपना ही इसको दिया और इसने लिया, तो चूंकि ये इसके नजदीक था और ये जैसे ही दिया ये प्लस चार्ज हो गया, पॉजिटिवली चार्ज हो गया, और बगल में था तभी तो दिया इसको। इलेक्ट्रॉन कहीं दूर में हवा में थोड़े छोड़ के कहीं दूसरे मॉलिक्यूल में देगा, बगल में था इसके सटा हुआ, तो इसमें गया, तो ये निगेटिवली चार्ज हुआ, इसलिए दोनों नजदीक में थे, दोनों सट गए, पॉजिटिव निगेटिव अट्रैक्शन हुआ। ओके, तो इसकी वजह से ये आयनिक बॉन्ड फॉर्म हुआ, इसको बोलते हैं आयनिक इंटरेक्शन। जो अभी आप पूछे, क्या पूछे, इलेक्ट्रोस्टैटिक बॉन्ड, दिस इज द इलेक्ट्रोस्टैटिक बॉन्ड। यही पूछे थे आप? यस सर। ओके, आपके सवाल का जवाब हो गया। यस सर। ओके, नाउ सी,
क्या कर रहे थे पहले हम? ओके, सो ये स्पेशियल अरेंजमेंट्स जो हैं डिफरेंट डिफरेंट एटम्स के डिफरेंट डिफरेंट पोजीशन, ये 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर क्यों पॉसिबल हुआ, कैसे पॉसिबल हुआ? सबसे पहली वजह तो उसका प्राइमरी स्ट्रक्चर है, यानी कंपोजिशन ऑफ अमाइनो एसिड्स। दूसरी वजह, ठीक है, दूसरी वजह जो है अभी आपको जो बताया हम, कोवलेंट बॉन्ड्स का जो मूवमेंट हुआ, क्योंकि पेप्टाइड बॉन्ड तो फिक्स है और पेप्टाइड बॉन्ड का जो नेबरिंग बॉन्ड्स हैं जैसे सी अल्फा और कार्बोनिल कार्बन के बीच, और फिर सी अल्फा और नाइट्रोजन के बीच में, वो वाला नाइट्रोजन जो पेप्टाइड बॉन्ड में इन्वॉल्व है, उसके दोनों बगल वाला रोटेट कर सकता है एंगल पर। ओके, उस और कितना रोटेट करेगा उसके बगल में जो आर ग्रुप है उसके बल्कीनेस पर डिपेंड करेगा, छोटा है तो ज्यादा करेगा, वो कम है तो इस हिसाब से एक तो प्राइमरी स्ट्रक्चर का बैकबोन का पूरा मूवमेंट, उसके बाद उस प्राइमरी स्ट्रक्चर में डिफरेंट जो अमाइनो एसिड्स प्रेजेंट है, उस डिफरेंट डिफरेंट अमाइनो एसिड्स के बीच में आपस में किसी एक का ऑक्सीजन दूसरे अमाइनो एसिड के हाइड्रोजन के साथ हाइड्रोजन बॉन्ड फॉर्म कर सकता है। ओके, एक आर ग्रुप पॉजिटिवली चार्ज है, दूसरा आर ग्रुप निगेटिवली चार्ज है, दोनों के बीच में आयनिक इंटरेक्शंस हो सकते हैं। एक आर ग्रुप एलिफेटिक चेन है उसका, जैसे वैलिन ल्यूसिन या आइसोल्यूसिन इस तरह का है, दूसरा आर ग्रुप भी वैलिन आइसोल्यूसिन इस तरह के हैं, और तीसरा आर ग्रुप भी ऐसे है। तो ये हाइड्रोफोबिक टेल्स जो है आर ग्रुप के दो, ये सब आपस में कोलैप्स करेंगे, कंबाइन करेंगे और एक हाइड्रोफोबिक कोर का निर्माण करते हैं। पहले वो हाइड्रोफोबिक कोर अंदर में बड़ी हो गया, चला गया अंदर में, ताकि क्योंकि हाइड्रोफोबिक अमाइनो एसिड्स रिपेल वाटर, तो वो मैक्सिमली रिपेल कब करेंगे वाटर को, जब वो अंदर में चले जाएंगे। और पोलर ग्रुप्स और चार्ज ग्रुप्स दे लव वाटर, ओके, दे फॉर्म हाइड्रोजन बॉन्ड्स विद द वाटर, ओके, जो सरफेस पर है वो सरफेस पर एक्सपोज्ड हो गए। और इवन द हाइड्रोजन बॉन्ड्स विल बी प्रेजेंट बिटवीन द डिफरेंट एटम्स प्रेजेंट इन द molecule itself, okay, that is also possible, that also can be there, okay। So इस तरह से ये सब मिला के टर्सरी स्ट्रक्चर का निर्माण होता है। समझे बात को, आगे बढ़े? Yes. एक तो प्राइमरी रोटेशन कोवलेंट बॉन्ड के ही रोटेशन की वजह से अनलिमिटेड नंबर ऑफ कन्फॉर्मेशंस पॉसिबल है, ओके। अब उसमें और कॉम्प्लेक्सिटी ऐड हो गया, वीक इंटरेक्शंस की वजह से भी अनलिमिटेड नंबर ऑफ कन्फॉर्मेशंस आर पॉसिबल नाउ। लेकिन कौन सा कन्फर्मेशन स्टेबल है? वो कन्फर्मेशन वही होगा जो जिसमें मैक्सिमम नंबर ऑफ वीक इंटरेक्शंस पॉसिबल होंगे, यानी मैक्सिमम नंबर ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड्स बने, ठीक है। सारे के सारे मैक्सिमम नंबर ऑफ एलिफेटिक चेन्स शुड बी बरीड इनसाइड द हाइड्रोफोबिक कोर, maximum number of electrostatic interactions possible should be present in that conformation. So that conformation, वो conformation में सारा जो वो हो गया वो highly stable conformation, and most of the time this conformation is biologically active one, okay। But in some proteins, suppose for example जैसे आप अभी तक इस पेपर में जो पढ़े हैं कॉम्प्लेक्स 1, कॉम्प्लेक्स 3, कॉम्प्लेक्स 4, F1, F0, ATP, इस तरह के जो प्रोटीन्स हैं, even the B cell receptor you see, or the other type of proteins जो receptor proteins हैं और signal transduction pathways के proteins initiation में है, regulatory proteins like these proteins, उसमें क्या होता है, उसमें एक से ज्यादा stable conformations are possible और biologically active forms एक से ज्यादा होते हैं। यानी कन्फर्मेशंस जो अभी हम आपको बताया कि कोई एक इतना मिलियन ऑफ कन्फॉर्मेशंस में से कोई एक कन्फॉर्मेशन इज बायोलॉजिकली एक्टिव, बट फॉर मेनी ऑफ द प्रोटीन्स लाइक दीज प्रोटीन्स व्हिच आई हैव नेम्ड जस्ट नाउ, जिसमें क्या होता है कि एक जैसे एंटीबॉडी रिसेप्टर जो बी सेल रिसेप्टर है, एंटीजन से बाइंड किया, देन आफ्टर बाइंडिंग विद द एंटीजन द 3 डायमेंशनल कन्फॉर्मेशन ऑफ द एंटीजन चेन हैवी चेन चेंजेस, and because of that change the neighboring protein alpha Ig alpha beta protein होता है बगल में एक मेम्ब्रेन में एंकर्ड,
that protein also gets changed in its conformation. और वो फिर GTP लिंकेज लिंक किया हुआ वहां से फिर सिग्नल ट्रांसडक्शन पाथवे स्टार्ट हो जाता है। तो एक तो हो गया, या इवन इफ प्रोटीन इज फॉस्फोराइलेटेड then it acquires a different conformation. Many proteins are activated after dephosphorylation. Many proteins are activated after phosphorylation. Like these processes happen. So these proteins, even in the enzyme, some enzymes are in the inactive form. तो inactive form का एक अपना conformation है, active form का एक अपना conformation है, ठीक है। तो inactive form भी एक biologically functional conformation ही है, ठीक है। अगर इनएक्टिव फॉर्म नहीं होगा तो एक्टिव फॉर्म कैसे बनेगा? और एक्टिव फॉर्म भी एक तरह से बायोलॉजिकली फंक्शनल कन्फर्मेशन है, ओके। तो इस तरह के प्रोटीन एक से ज्यादा कन्फर्मेशन में हो सकते हैं, लेकिन कुछ प्रोटीन जैसे स्ट्रक्चरल प्रोटीन से लाइक कोलेजन, ओके, ये कोई एंजाइमेटिक एक्शन नहीं कर रहा है, कुछ नहीं, ये होंगे आपके एक कन्फर्मेशन में जो सबसे स्टेबल है, उसी में मौजूद रहेगा, क्योंकि उसी स्टेबल कन्फर्मेशन में ये हाईएस्ट अपना जो कंट्रीब्यूशन है फॉर इट्स स्ट्रक्चरल रोल इट विल कंट्रीब्यूट, ओके। तो अच्छा, अभी बताइए, एक एग्जांपल मैंने बताया था आपको पिछले दोस्त क्लास में, डेस्मोसिन भूल गए, याद है आपको डेस्मोसिन? यस डेस्मोसिन याद है? अनकॉमन अमाइनो एसिड्स जब बता रहे थे, 4 हाइड्रोक्सीप्रोलिन, 5 हाइड्रोक्सीलाइसिन, ओके, लाइक दिस। तो उसमें एक डेस्मोसिन भी बताए थे। डेस्मोसिन क्या था? 4 लाइसिन रेसिड्यूज का ये एक 4 लाइसिन रेसिड्यूज कंडेंस हुए, कंबाइन हुए, एंड 1 मॉलिक्यूल ऑफ डेस्मोसिन इज क्रिएटेड। 4 लाइसिन कंबाइन होने के बाद अब आप ये बताइए, कैन वी कॉल इट एज टेट्रापेप्टाइड? यस सर। यस सर। 4 लाइसिन ऐड हो रहे हैं सर, तो 4 पेप्टाइड बॉन्ड बन रहा होगा ना वहाँ पे। अच्छा, और कौन, और कोई है? हम जानते थे, ये सवाल पूछना पड़ेगा आपसे, यहाँ बेसिक अंडरस्टैंडिंग। सर 3 डायमेंशनल है इसी। यहाँ पर आपका बेसिक अंडरस्टैंडिंग चेक कर रहा हूँ। हाँ बताइए, जवाब दीजिए। वेदर डेस्मोसिन कैन सर बी सिर्फ लाइसिन भी ऐड होता है तो इसका नहीं होगा, एक ही माना जाएगा उसको क्या? सिर्फ लाइसिन ही है, दूसरा अमीनो एसिड नहीं है इसमें। 4 लाइसिन जुड़ा तो डेस्मोसिन बना, ओके, समझ रहे हो बात को? यस सर। अब ये डेस्मोसिन पेप्टाइड है या अमाइनो एसिड डेरिवेटिव है? और अगर अमाइनो एसिड डेरिवेटिव है तो क्यों है? अब पेप्टाइड नहीं है तो क्यों नहीं है, और अगर है तो क्यों है? एनीबॉडी? ये थोड़ा सा इसमें कोई नॉलेज के जितना पढ़ा है उसी में से कोई बहुत ज्यादा दिमाग की सिर्फ जरूरत है इसमें। अमीनो एसिड डेरिवेटिव। दिस इज अमीनो एसिड डेरिवेटिव, बट कारण बताइए व्हाई? 4 लाइसिन तो है, पेप्टाइड क्यों नहीं है? पेप्टाइड नहीं है, ये अमीनो एसिड डेरिवेटिव ही है। हो गया? मैं दे दूं जवाब या आप लोग दिमाग लगाओगे? बुद्धि परीक्षा है ये, कोई बायोकेमिस्ट्री का टेस्ट नहीं, बुद्धि से जवाब दिया जा सकता है इसका। सोच लिए? मैं दूं जवाब या आप लोग और टाइम लोगे सोचने का? प्रियंका कुमारी बुक पलट रही हो? नहीं मिलेगा बुक में ये सब। जल्दी बोलो, जवाब पता है तो बोलो, नहीं तो हम जवाब देंगे।
नो सर, नहीं मालूम। नहीं मालूम है? चलो म्यूट करो, पेज पलट रहे। चलो देखो, नहीं मालूम क्या, क्यों नहीं मालूम है? इतना बायोकेमिस्ट्री पढ़ा रहे हैं। अब देखिए आप, थोड़ा व्हाइट बोर्ड लेना पड़ेगा। अच्छा, इसको अंडरस्टैंडिंग डेवलप कीजिए थोड़ा। हम डेस्मोसिन का स्ट्रक्चर भी बनाए। तो अमीनो एसिड सर फॉर्मेट हो जाता है क्या सर? डेस्मोसिन का मैंने स्ट्रक्चर भी बनाया था। ओके, क्या था डेस्मोसिन में? 4 अल्फा कार्बन। इसका अमीनो ग्रुप और कार्बोक्सिल ग्रुप तो फ्री है ना। पेप्टाइड बॉन्ड का फॉर्मेशन हुआ कहाँ है इसमें? हाँ, अब मिल गया जवाब। कोई बुद्धि परीक्षा ही था ना, ये कोई नॉलेज का सवाल था। यस सर, सिर्फ कार्बन से है। इसको देखो, बना नहीं पा रहे हैं, मेरा माउस नहीं काम कर रहा है इसमें। एक सेकेंड। स्ट्रक्चर देखो, अमीनो कर ये चारों अल्फा कार्बन है। जुड़ा हुआ कौन था उसका? लाइसिन कैसे जुड़ा हुआ, कहाँ से कंडेंस्ड है? आर चेन के थ्रू कंडेंस्ड है। इसका रिंग में जो कार्बन है वो कहाँ से आया? आर से आया। देखो, और ये नाइट्रोजन कहाँ से आया रिंग का? ये चौथा जो लाइसिन था। पेप्टाइड बॉन्ड में तो एक अमीनो ग्रुप कार्बोक्सी टर्मिनल से जुड़ता है और फिर एक वाटर निकला तो पेप्टाइड बॉन्ड बना। इसका देखिए, सारा कार्बोक्सी टर्मिनल और अमीनो टर्मिनल फ्री है। ये भी एन और ये भी सी, ये सब फ्री है। और आर में इसका कितना था? मिथाइल ग्रुप ल्यूसिन लाइसिन का 4 थे, देख लेना, शायद 4 ही है। 4 मिथाइल थे। हाँ, 4 ही है, सॉरी। 4 मिथाइल ग्रुप था आर में, और लास्ट वाला मिथाइल ग्रुप से क्या अटैच था? एक अमीनो ग्रुप अटैच था। ठीक, अब ये अमीनो ग्रुप जो है एक अमाइनो एसिड का तो इनकॉर्पोरेट हो गया, तो यहाँ पर CH4 है, CH2CH4। एक अमाइनो एसिड का पूरा आर ग्रुप के साथ ये रिंग में इनकॉर्पोरेट है। दूसरा अमाइनो एसिड का, यहाँ पर कार्बोक्सी टर्मिनल ये ओरिजेंटल में जो है, इसका 2 CH2 है रिंग के बाहर। इसको समझ लेना, 2 CH2 है और 2 CH2 इस रिंग में इनकॉर्पोरेट हो गया। इसका भी 2 CH2 इनकॉर्पोरेट हो गया, और ये इसका जो इसके जस्ट अपोजिट है, इसका 3 CH3 है और एक CH3 इनकॉर्पोरेट हो गया। ठीक है, तो जिसका जिसका CH मिथाइल ग्रुप इनकॉर्पोरेट हुआ है, ओके, इसका मिथाइल ग्रुप इनकॉर्पोरेट नहीं हुआ, इसका मिथाइल ग्रुप इनकॉर्पोरेट हुआ, तो उसका अमीन ग्रुप निकल गया है। इसका भी अमीन ग्रुप निकल गया, इसका भी अमीन ग्रुप, इसका भी अमीन ग्रुप। इसका अमीन ग्रुप हैज बिकम पार्ट ऑफ द दिस बेंजीन, दिस रिंग। ओके, बेंजीन रिंग नहीं कह सकते, दिस रिंग। तो अब देखिए कितना कार्बन है इसमें, 1 2 3 रिंग में, 1 2 3 4 5 कार्बन। अब देखिए 5 कार्बन ही कहाँ से आया? यहाँ पर तो चारों CH2 है, यहाँ पर CH2 4 बार है, चारों है। अमीन ग्रुप था NH, ये N इसका हिस्सा बना, तो इससे एक भी कार्बन नहीं गया। यहाँ से कितना गया? यहाँ पर 2 CH2 था। ठीक है, तो 2 कार्बन इसका, 2 कार्बन उसी तरह इसका, 2 2 4 और 1 कार्बन इसका, टोटल 5 कार्बन। अब गिन लीजिए, 1 2 3 4 5 कार्बन। ये पांचों कार्बन रिंग का हिस्सा बने। अब देखिए ये डेस्मोसिन जो है किस कैसे कंडेंस है? आर ग्रुप के थ्रू कंडेंस्ड है। So this will be called as amino acid derivative, not a peptide. Clear? यस सर। अच्छा, अभी एक और एग्जांपल आपको बताए थे,
स्ट्रक्चर सर याद नहीं था इसीलिए गलत हो गया। हाँ, तो अब समझ गए, आर ग्रुप से कोई भी अगर 2 अमीनो एसिड अगर जुड़ा हुआ है तो दैट कैन नॉट बी कॉल्ड एज पेप्टाइड। ओके, पेप्टाइड तभी कहलाएगा पेप्टाइड जब जब कार्बोनिल कार्बन और कार्बोनिल नाइट्रोजन के बीच में बॉन्ड का फॉर्मेशन होगा, तब पेप्टाइड बॉन्ड है। ओके, एक एग्जांपल आपको और बताया था पिछले क्लास में, अमीनिटीन, याद है कि क्या किसका एग्जांपल था? एक पेप्टाइड का। ठीक है, सर मशरूम पॉइजन बताए थे, अमीनिटीन, जो कि आरएनए पॉलीमरेज 2 का इनहिबिटर है। ठीक है, ये क्या क्या है? साइक्लिक ऑक्टापेप्टाइड है। ठीक है, साइक्लिक ऑक्टापेप्टाइड। तो ये पेप्टाइड है, इसमें 8 अमाइनो एसिड है और 8 अमाइनो एसिड साइक्लिकली पूरा, यानी जो फर्स्ट वाला जो अमीनो टर्मिनल था और लास्ट वाला जो कार्बोक्सी टर्मिनल था और लास्ट अमाइनो एसिड रेसिड्यू का, ये भी आपस में इन दोनों के बीच में पेप्टाइड बॉन्ड बना हुआ है, तो साइक्लिक है। ओके, चलो इतना समझ गए, आगे बढ़े। यस सर। Okay. So, however, each protein has a specific chemical or structural function, strongly suggesting that it has a unique 3-dimensional structure. ठीक है, and that unique मतलब कोई एक special, ठीक है, out of these many unlimited number of conformations, एक या कुछ few unique होंगे। जैसे फॉर एग्जाम्पल कोई जिसमें हम बताया कि एक से ज्यादा स्टेबल कन्फर्मेशन हो सकते हैं, तो उसमें कुछ हुए, और एक यूनिक, ठीक है, जो एक प्रोटीन है जैसे हीमोग्लोबिन, उसका एक यूनिक 3-डायमेंशनल कन्फर्मेशन है। ओके, उस कन्फर्मेशन को अगर डिस्टर्ब कर दिया जाता है तो ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी रिड्यूस हो जाती है, एंड इन दैट कन्फर्मेशन इट इज हाईएस्ट कैपेसिटी फॉर कैरिंग द ऑक्सीजन, हाईएस्ट एफिनिटी विद द ऑक्सीजन इट हैज इन दैट कन्फर्मेशन। ओके, जैसे सिकल सेल एनीमिया में थोड़ा सा स्ट्रक्चर चेंज होता है हीमोग्लोबिन का, ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी ड्रास्टिकली रिड्यूस हो जाता है पर्सन का। ऑल्दो आरबीसी इज देयर, ओके, आरबीसी भी है, हीमोग्लोबिन भी है, बट बिकॉज ऑफ द रिड्यूस्ड ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी, बिकॉज दिस हीमोग्लोबिन इज डिफेक्टिव, एक अमाइनो एसिड का चेंज हो गया, सो इसका फंक्शन भी अल्टर हो गया। ओके, सो एक यूनिक 3-डायमेंशनल स्ट्रक्चर है। क्लियर? पॉइंट नंबर 2 क्लियर? चले आगे। We will explore. चले आगे, जल्दी जल्दी बोलते चलो। यस सर। Okay. We will explore 3-dimensional structure of proteins, emphasizing 5 themes. क्योंकि प्रोटीन का स्ट्रक्चर 3-डायमेंशनल स्ट्रक्चर कोई एक थीम से, कोई एक अप्रोच से, कोई एक तरीका से समझना पॉसिबल नहीं है। ओके, 5 तरह का थीम इन्होंने अप्लाई किया है बुक में। क्या है? फर्स्ट, 3-dimensional structure of a protein is determined by its amino acid sequence. This is the theme. यानी सब कुछ तो अमीनो एसिड सीक्वेंस से ही डिटरमाइन हो रहा है ना। ओके, अमीनो एसिड सीक्वेंस क्या है? वही अमीनो एसिड सीक्वेंस से कितना तरह का वीक आयनिक इंटरेक्शंस हो सकते हैं, इसी अमीनो एसिड सीक्वेंस से प्राइमरी स्ट्रक्चर भी, क्योंकि अगर बल्कि आर ग्रुप है अमीनो एसिड में तो उसमें फाइ साइ जो है सेकेंडरी स्ट्रक्चर, सॉरी नॉट प्राइमरी, सेकेंडरी स्ट्रक्चर भी डिफाइन हो रहा है अमीनो एसिड सीक्वेंस की वजह से ही। अगर फाइ साइ ज्यादा मूव करेगा, बल्कि है आर ग्रुप, तो फाइ साइ एंगल जो है उसका वेरिएशन जो है कम होगा। ओके, आर ग्रुप अगर नहीं बल्कि है तो फाइ साइ जो है ज्यादा मूव कर सकते हैं, तो बहुत ज्यादा पॉसिबल नंबर ऑफ कन्फर्मेशन हो सकता है। ओके, सो अमीनो एसिड सीक्वेंस